स्टूडेंट्स, मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि एक न्यूज़ बुलेटिन ज़रूर देखना चाहिए। तो आप में से जो स्टूडेंट्स न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको ये मालूम होगा कि म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी या रोहिंग्या लोगों को किस तरह से विस्थापित होकर भारत और बांग्लादेश की तरफ रुख करना पड़ा था, या फिर पाकिस्तान से हिंदू जो जनसंख्या है, हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको वहां हो रही हिंसा की वजह से और आतंकवाद की वजह से किस तरह से अपना घर छोड़कर विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ रहा है और वो भारत में शरण ले रहे हैं। राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर में इस तरह के हिंदू शरणार्थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं। उनको मजबूरन बाध्य होकर अपना घर, अपना पशुधन और अपनी कृषि की जमीन छोड़कर, अपनी संपदाएं छोड़कर भारत में आने को मजबूर होना पड़ा है। तो देखिए, पिछले सदी में 100 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को बाध्य होना पड़ा है। तो कितनी बहुत एक बड़ी समस्या है विस्थापन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विस्थापन का तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय को अपना घर या अपना जमीन छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़े, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और यह एक बाध्यकारी प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना घर, अपनी जमीन नहीं छोड़ रहा होता है, उसे मजबूरन छोड़ना पड़ता है। इस तरह से एक मानवीय त्रासदी है। अगर न्यूज़ बुलेटिन नहीं देखते तो आप मूवीज तो देखते होंगे। ए ट्रेन टू पाकिस्तान मूवी अगर आपने देखी हो, तो नहीं देखी है तो एग्जामिनेशन के बाद जब भी टाइम मिले आप देखिएगा कि किस तरह से आज़ादी के समय दोनों तरफ से लोगों को अपना घर, अपनी संपदाएं छोड़कर सीमा के उस तरफ जाना पड़ा। फिर चाहे वह पाकिस्तान से भारत की तरफ माइग्रेशन हो या फिर भारत से पाकिस्तान की तरफ हो। तो क्या कारण होते हैं कि लोगों को अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है? वेल स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने जो आपको घटनाएं बताई, उससे आपको समझ में आया होगा कि मानव अधिकारों का हनन होने से, अफगानिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं हैं, लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो मजबूरन उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। तो इसके कारण है मानव अधिकारों का हनन, हिंसा होना या फिर सांप्रदायिक दंगे होना, जिसे हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक देश में भी होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात ही नहीं करें हम, हमारे अपनी कंट्री में होता है। जैसे हमारे देश में आपने देखा बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं विकास के लिए। सरदार सरोवर परियोजना आप देख सकते हैं, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है, उसकी बात हम कर सकते हैं। मेधा पाटकर और कितने लोगों ने इस पर आंदोलन भी किए हैं, उनकी हितों की रक्षा के लिए, लोकल लोगों की रक्षा के लिए, जिनको विस्थापित होना पड़ रहा है, उनकी आवाज इन लोगों ने उठाई है ना, पर्यावरण के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों ने। तो विस्थापन के कारण विकास की गतिविधियां भी है, जो सरकार की विकास की नीतियां हैं, सरकार के जो प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बांध है, सड़क निर्माण है, या मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपना प्लांट लगा रही है, जैसे कि पश्चिमी बंगाल में सिंगूर में टाटा अपना प्लांट लगा रही थी। आप जमशेदपुर की बात कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर स्टील प्लांट लगने से आदिवासियों को अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ा और कितनी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो विस्थापन के कारण है मानव अधिकारों का हनन होना, एथनिक वायलेंस या जिसे हम कहें हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा जिसे कहें, दो धर्म के लोगों में झगड़ा हो जाना, या फिर विकास की गतिविधियां हो गई, या फिर राजनीतिक उथल पुथल हो गई, युद्ध हो गया, भूकंप हो गया, प्राकृतिक कारण हो गए, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। तो बहुत सारे इसके कारण है विस्थापन के। अब हम ये देख लेते हैं कि विस्थापन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, विस्थापन को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है मोटे रूप से। एक विस्थापन को हम प्रत्यक्ष विस्थापन कह सकते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, या प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट या प्राथमिक विस्थापन। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उसे छोड़नी पड़ेगी अपनी जगह। मान लीजिए गवर्नमेंट है, कुछ किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर रही है किसी विकास की परियोजना के लिए,
तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, मास्टर प्लान में उनकी जमीन आ गई तो उनको वो देनी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक प्रकार का विस्थापन। दूसरे प्रकार के विस्थापन को हम सेकेंडरी या द्वितीयक विस्थापन कह सकते हैं। वह अप्रत्यक्ष परिणाम है विकास की गतिविधियों का। जैसे मान लीजिए कहीं विकास के लिए जमीन अधिकृत कर ली, तो वहां पे जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वहां पे एक ब्रिज बन गया तो मजबूरन उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। या फिर पर्यावरण प्रदूषण की वजह से फैक्ट्री लगी लेकिन जहरीली गैसों का इमिशन हो रहा है, या फिर भूमि का जो जल है, जल का स्तर नीचा चला गया, जल विषाक्त हो गया, तो उन लोगों को जाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप से तो उनकी जमीन नहीं ली गई थी लेकिन मजबूरन उनको जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, सोशो कल्चरल कारण है। कहीं एथनिक क्लासेस हो गए तो लोग शांति से जीना चाहते हैं तो वो उस जगह को छोड़ देंगे। जैसे अभी हमने बात की थी ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको नहीं कह रही आप चाहिए, लेकिन वो लोग क्योंकि पीड़ित हैं तो उनको शरण लेनी पड़ती है। हालांकि सरकार की बड़ी भूमिका होती है इसमें, सरकार अच्छी नीतियां बनाए, कानूनों का पालन ठीक से करे। तो हम ये देखते हैं कि विकास की गतिविधियां हुई, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, ज्योग्राफिकल कारण है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनकी वजह से भी विस्थापन होता है, पोल्यूशन की वजह से विस्थापन होता है। और अभी तो हम ये देख रहे हैं कोविड-19 के समय भी लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग, बहुत प्रदूषण है तो क्या करेंगे, छोटे शहरों की तरफ गमन कर रहे हैं, एक तरह का विस्थापन ही हुआ वो। तो ये हमने देखा कि विस्थापन के क्या क्या कारण है। फिर अब हम ये देखते हैं कि विस्थापन की प्रकृति क्या है या फिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विस्थापन है वो बाध्यकारी है, मजबूरन व्यक्ति को जाना पड़ता है, उसमें व्यक्ति की कोई चॉइस नहीं है। अगर व्यक्ति की चॉइस होती तो वो एक समस्या नहीं होती कि मर्जी से आप जॉब के लिए कहीं भी जाएं, उसे हम विस्थापन नहीं कहेंगे। तो ये बाध्यकारी है, मजबूरन परिवारों को, समुदायों को, लोगों को एक अपना घर और अपना जमीन छोड़ के जाना पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं जाना चाहता। फिर ये सार्वभौमिक है, जैसे मैंने कहा आप हैती की बात करो, आप सूडान की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात की हमने, अफगानिस्तान की बात की, भारत की बात की हमने, तो विश्व के सभी देशों में विस्थापन की प्रक्रिया जारी है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है, अर्थात जो विस्थापित जनसंख्या हो रही है, जो लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हैं, उनको कई सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको भाषा की समस्या आती है क्योंकि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज छोड़कर एक दूसरे देश में जाते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है इससे, उनके पर्व, त्योहार, परंपराएं, विवाह की प्रणालियां, सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, जीवन शैली छूट जाती है उनकी। तो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है और ये समस्या मूलक तो है क्योंकि लोगों को बहुत ही एक दर्द से गुजरना पड़ता है, एक मानसिक उनको परेशानी होती है, आर्थिक तो होती ही होती है क्योंकि उनके सारे संसाधन तो मूल स्थान पर ही रह गए थे। अब हम ये देखते हैं कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है। अंडरस्टूड है जो हमने अभी तक बात की, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, समुदाय पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, उनकी संस्कृति पर पड़ता है, उनकी परंपराओं पर पड़ता है, साहित्य, समृद्ध साहित्य उनका, उनके इतिहास पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर बहुत फर्क पड़ता है इसका, बच्चों पर बहुत ज़्यादा गंभीर असर पड़ता है माइग्रेशन का क्योंकि उनकी बहुत ही एक टेंडर एज है। छोटे किसानों पर, मजदूरों पर उनका रोजगार छिन जाता है, जमीन छिन जाती है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और ये सब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर हम ये देखते हैं कि विस्थापन की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या समस्या का समाधान हो सकता है, जो कारण है उन कारणों को आप एड्रेस कीजिए, उन कारणों को खत्म करने का प्रयास करेंगे, आप समाधान अपने आप लिख पाएंगे। आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। हमने ये देखा विस्थापन के कारण थे मानव अधिकारों का हनन, एथनिक वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे। तो सरकारों को क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज है, यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको करना चाहिए, प्रत्येक कंट्री की गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऑफिशियल्स को भी करना चाहिए। तो कानूनों का निर्माण, कानूनों का पालन, मानव अधिकारों की रक्षा करना और इसके अतिरिक्त जो विकास की योजनाएं बन रही है उनमें लोगों को भागीदार बनाना, जमीन लोगों से लीज पर लेना चाहिए, जिनकी जमीन बांध बनाने के लिए आप किसानों की जो जमीन ले रहे हो, और जो प्रॉफिट होता है उसमें आप हिस्सेदार बनाइए उनको,
या ये ज़रूरी कर दीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, किसानों की ज़मीन ले रही है प्लांट के लिए, तो उसमें जो वो एम्प्लॉयमेंट देगी, उसे मानव संसाधन भी तो चाहिए, तो नौकरी किसको दे, वो रोजगार किसको दे, वहां के लोकल लोगों को जो वहां से डिस्प्लेस हुए। ऐसी पॉलिसीज बनी भी है। फिर सरकार को सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो इससे जीडीपी में कितनी ग्रोथ होगी, कितनी ग्रोथ होगी जीडीपी में, कितना उत्पादन होगा, डैम बनाने से कृषि उत्पादन कितना बढ़ेगा। देखिए, सिर्फ आर्थिक संदर्भों में नहीं देखना चाहिए, उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, अर्थात सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन। और दूसरा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन। तो फिर उसको देखकर कि क्या ये समाज पर प्रभाव अगर नकारात्मक पड़ रहा है तो किस तरह से नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और लोगों के हित में नीति बनाई जा सकती है, तो पर्यावरण को नुकसान न हो, लोगों का जीवन उससे प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को असेसमेंट करके ही किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। तो हमने अभी बात की कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, परिभाषित करने का प्रयास किया। डिस्प्लेसमेंट की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रकृति देखी, वो कैसा है, तो हमने देखा वो बाध्यकारी है, सार्वभौमिक है और समस्या मूलक है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है उसके, और इसके अलावा वो अलगाववाद पैदा करता है लोगों में, क्योंकि लोगों को लगता है, उनको जब बाध्य होकर अपनी घर और जमीन छोड़ना पड़ता है, उनको बहुत लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, निरीह प्राणी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, सब कुछ छिन गया मुझसे, तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। फिर हमने देखा कि इसको किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो हमने देखा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत सारे कार्यक्रम चलाना जो जनसंख्या उससे प्रभावित हो रही है उसके लिए, मानवाधिकारों की रक्षा करना, तो आदि ये सब कुछ कदम थे। सो थैंक यू सो मच। और आप, अगर आपको वीडियो रियली पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।